फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं एनटीए नेट फ्री कोचिंग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। हम करें टीचिंग एप्टीट्यूड और हमारे आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सीखने वाले की विशेषताएं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो किस टाइप के लर्नर होते हैं हम उस बारे में जानेंगे, उसी हिसाब से उसकी विशेषताएं देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम किस तरह से उसको क्लासिफाइड करेंगे लर्नर्स की विशेषता को, सीखने वाले की विशेषता को, या लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। सबसे पहला है हमारा पर्सनल एट्रीब्यूट्स। पर्सनल एट्रीब्यूट्स उनकी जो व्यक्तिगत एट्रीब्यूट्स हैं, व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, उनकी जो डेमोग्राफी है उस हिसाब से हम उसे कैसे क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा एज, या जैसे कि हम कहेंगे आयु। तो एज के हिसाब से लर्नर की अलग अलग विशेषता होती है। अगर एक बच्चा है तो उसकी अलग तरह की विशेषताएं रहेंगी सीखने के लिए। अगर एक एडोलेसेंट है, 9th-10th का बच्चा है, या कोई कॉलेज का है, कोई एडल्ट है, सबकी अलग अलग विशेषताएं रहेंगी। और उसी हिसाब से जो है मेंटर या जो टीचर है उसे अपना लेसन को प्लान करना होगा कि किस तरह से उसे सिखाना है, उसे प्लान करना होगा। सेकंड है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड या मोटिवेशन। देखिए, सभी का अलग तरह का मोटिवेशन होता है। अगर मैं एक एडोलेसेंट की बात करूं तो उसके लिए मोटिवेशन कुछ और हो सकता है। अगर एडल्ट है तो वो जाहिर रूप से अपनी जो शिक्षा है उसके फायदे नुकसान देखेगा, वो देखेगा प्रैक्टिकली मेरी ये एजुकेशन क्या काम आने वाली है। तो मोटिवेशन और एटीट्यूड अलग अलग रहता है। उस हिसाब से लर्नर की हम जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की। तो एडजस्टमेंट अगर मैं कहूँ तो कि मतलब कितना वो एडजस्ट कर सकता है, यानी कि एनवायरनमेंट जो है उसमें क्या एबिलिटी है, जो एनवायरनमेंट है, लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट करने की, लर्निंग कंडीशंस को या एनवायरमेंटल कंडीशंस को एडजस्ट करने की उसमें कितनी कैपेबिलिटी है। ये बात बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है कि किस तरह की लर्निंग होगी। अब नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एज जो है, एज में जो हमारा स्पेशली नेट का जो सिलेबस है उसमें दो चीजें हैं। एक तो जो है एडल्ट लर्नर है, और दूसरा दूसरा कौन सा है, हमारे जो किशोरा अवस्था है, जिसे कि हम कहते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, तो ये दो तरह का है। अब हम एटीट्यूड की बात करें तो इसका मतलब एटीट्यूड यानी मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, मोटिवेशन जो है, लर्निंग का मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद एडजस्टमेंट की बात करें तो लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट कंडीशंस में कैसा एडजस्टमेंट हो पाता है, ये इस बात को बताता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करूं लर्निंग के एनवायरनमेंट की बात करूं, अभी कोई बच्चा है एकदम वेजिटेरियन है, उसका कहीं पे ऐसी जगह पर एडमिशन हो गया लर्निंग के लिए कि वो वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाया, उसकी खाने पीने का सेट नहीं हो पाया, तो वहां पर वो चीज उसकी लर्निंग में भी इफेक्ट डालेगी। ठीक है, एटीट्यूड की या मोटिवेशन की बात करूं तो देखिए, एक एडल्ट लर्नर जो है, एडल्ट लर्नर के लिए मोटिवेशन कुछ अलग चीजों का, वो जिस लाइन में है, जिस जॉब में है, जहां उसे जिस लर्निंग से उसकी उस लाइन में इम्प्रूवमेंट होता है, वो उसका मोटिवेशन होगा। जबकि एक एडोलेसेंस के लिए मोटिवेशन की वजह कुछ और होंगी। एज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एडल्ट एक एक्सपीरियंस्ड इंसान है, वो अपने एक्सपीरियंस को अपनी लर्निंग के साथ को रिलेट करेगा, अपने जीवन के जो अनुभव है उसको अपने लर्निंग में वो वहां पर उसको देखेगा कि उसका कितना फायदा है। जबकि एक जो एडोलेसेंस है उसके पास जीवन का ज्यादा अनुभव नहीं है, उसके लिए लर्निंग के मायने कुछ अलग हो सकते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी एक्सपेक्टेशंस की। एक्सपेक्टेशन यानी कि हमारा जो शिक्षा है, हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं।
शिक्षा से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एक एडल्ट जो है वो अपनी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट को जो है एक्सपेक्ट कर सकता है, और हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस है, यानी कि हम हमारा क्या उद्देश्य है, ठीक है, या हम क्या चाहते हैं शिक्षा से। और जो एक एडोलेसेंस है उसका उद्देश्य अपनी जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल करना है। वो सोचते हैं मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो उसको फुलफिल करने के लिए वो एजुकेशन ले सकता है। अब उसके बाद स्किल्स की बात करें, अगर स्पेशल टैलेंट है किसी में, ठीक है, किसी में कुछ गॉड गिफ्ट होता है, स्पेशल टैलेंट होता है, उसका भी लर्निंग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और अगर कोई मैकेनिकल लाइन में जाता है, ठीक है, अगर कोई मैकेनिकल लाइन में है, कोई टेक्निकल लाइन में है, तो उसका भी लर्निंग पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके पास क्या स्किल्स हैं, उसकी एज क्या है, उसके लिए क्या चीज़ उसे मोटिवेट करती है, या उसकी जो मैकेनिकल स्किल्स हैं वो कैसी हैं, वो उसका उसमें कितना रुचि है उसकी, और शिक्षा से वो क्या एक्सपेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हमारी लर्निंग पे इफ़ेक्ट डालती हैं। और ये लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम देखते हैं तो एक देखिए, एक होता है डिपेंडेंट। दो तरह के लर्नर इस हिसाब से हम देख सकते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है, और एक होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिपेंडेंट की बात करते हैं। डिपेंडेंट यानी मैं ये कह सकती हूँ फील्ड डिपेंडेंट, यानी कि वो किस पे डिपेंडेंट रहता है, उसकी जो पूरी लर्निंग है वो टीचर पे और या फिर इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंट रहती है। ये डिपेंडेंट लर्नर होता है, यहाँ पे वो टीचर की हर बात मानता है और उसी हिसाब से उसकी लर्निंग होती है। उसके बाद एक और चीज डिपेंडेंट है, दैट मीन्स वो टीम वर्क टीम वर्क को लेकर काम करता है, सबके साथ मिलजुल कर काम करता है और सामंजस्य बना के काम करता है, यानी कि उस हिसाब से उस लर्नर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो अगर वो डिपेंडेंट है तो जो टीचर है उसका रोल मेन होता है, टीचर का या इंस्टीट्यूट का। साथ ही साथ डिपेंडेंट है यानी टीम वर्क के साथ काम करेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगा, सबकी सुनेगा भी और अपने हिसाब से सबके लिए सही से निर्णय भी लेगा। तो ये होता है डिपेंडेंट वर्कर। अब जो है हम इंडिपेंडेंट की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंट कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट यानी कि जो कि एक लीडर की तरह, या जो कि अकेले, है ना, जो कि अकेले काम करेगा, ठीक है। जो टीचर की जो इसके अंदर टीचर की जो भूमिका होगी, टीचर का जो रोल होगा वो थोड़ा सा सेकेंडरी रहेगा, सेकेंडरी रोल ऑफ टीचर, ठीक है। टीचर का रोल सेकेंडरी रहेगा। तो इस तरह का इंडिपेंडेंट, फील्ड इंडिपेंडेंट जो होता है, फील्ड इंडिपेंडेंट जो होता है उसमें जो टीचर का जो रोल है वो सेकेंडरी होता है, वो अकेले काम करता है, ठीक है। जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये तो है हमारा डिपेंडेंट के लिए, यहाँ पे ये एक टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट बात है, टीम वर्क है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं और उन्होंने काम को बांटा हुआ है। तो ये जो है फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स हैं। और जो इंडिपेंडेंट लर्नर है उसकी अपनी सोच है, जो टीचर है उसका रोल जो है वो सेकेंडरी है, टीचर का रोल सेकेंडरी है, उसकी अपनी सोच है, वो अपने हिसाब से लर्निंग करता है और लीड भी करता है, ठीक है। तो ये हो गए फील्ड डिपेंडेंट एंड फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स, ठीक है। अब उसके बाद अब हम बात करें अगर क्लासरूम जो है क्लासरूम बेस के हिसाब से और किस तरह की लर्निंग हो सकती है, ठीक है। क्लासरूम के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले तो जो है विजुअल लर्नर्स की हम बात करते हैं, ठीक है। विजुअल लर्नर्स जो हैं यानी कि जो कि देख के चीजों को समझते हैं
और शिक्षा लेते हैं, देख के चीजों को सीखते हैं, ठीक है। विजुअल यानी साफ बात है, जो नाम से पता पड़ रहा है, देख के जो सीखते हैं। अब ये इसमें भी दो तरह के लर्नर होते हैं, जो देख के सीखते हैं उसमें भी दो तरह के लर्नर होते हैं। एक तो वर्बेलिस्ट, वर्बेलिस्ट, ठीक है। ये कौन से होते हैं वर्बेलिस्ट, यानी कि जो कि शब्दों को देखते हैं, ठीक है, जो कि शब्दों को देखते हैं और उससे सीखते हैं, यानी शब्दों को देखना यानी कि उनको पढ़ना, सीधी सी बात है। और एक होते हैं दूसरे इमेजेस, इमेजेस यानी कि जो कि चित्रों को देखकर ज्यादा जल्दी अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। क्लासरूम का जो टीचिंग मेथड है उसके बेस पर अगर हम उसकी सीखने वाले की विशेषताओं को देख रहे हैं, तो एक तरह के लर्नर तो वो हैं जो कि सुनने से, सिर्फ विजुअल, सॉरी, देखने से, विजुअल यानी कि सिर्फ देखने से, वो देखने से सीखते हैं। तो देखने में भी दो तरह के हैं, वर्बलिस्ट जो कि शब्दों को देखने पढ़ने से सीखते हैं, और दूसरे इमेजेलिस्ट जो कि चित्रों को देखने से ज्यादा जल्दी देखते सीखते हैं। और दूसरी तरह के होते हैं जो होते हैं ऑडिटरी, ऑडिटरी यानी कि जो कि सुनने से, ऑडिटरी यानी जो कि सुनने से सीखते या समझते हैं। अब ऑडिटरी में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ओरल, ठीक है, और एक होता है ऑरल, ठीक है। एक होता है ओरल और एक होता है ऑरल। ऑरल कौन सा होता है, ऑरल और जो होता है जो कि दूसरों को सुनता है, ठीक है, जो कि दूसरों को सुनने से सीखते हैं, जो कि ऑरल वो जो कि दूसरों को सुनने से सीखते हैं। और ओरल, ओरल यानी कि जो कि खुद का खुद बोलने, खुद को सुनने से सीखते हैं, यानी कि खुद ही बोलते हैं, खुद के बोलने से वो सीखते हैं, ठीक है। खुद के बोलने से सीखते हैं, जैसे हम देखते हैं किसी की आदत होती है वो बोल बोल के पढ़ता है, जोर से बोल के पढ़ता है, तो दैट मीन्स क्या है, वो ओरल लर्नर है, वो खुद का बोला हुआ सुनने से सीखता है। कुछ होते हैं जो कि क्लास में जब दूसरों को सुनते हैं या कोई और उन्हें उसको एक्सप्लेन करे, रिवाइज करने के लिए भी कोई और रिवाइज करवाए, तो वो उससे सीखते हैं, तो वो होते हैं आउरल, आउरल, ठीक है। एक है ओरल है, एक है आउरल है, ठीक है। अब उसके बाद एक होते हैं इम्पल्सिव और एक होते हैं रिफ्लेक्टिव। तो जो इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव यानी कि चिंतनशील है, इम्पल्सिव जिसको कि हम कहते हैं चिंतनशील। तो ये लर्नर जो है जब भी कुछ सीखते हैं तो इसका इनका जो रिस्पॉन्ड होता है वो स्लो होता है, स्लो रिस्पॉन्ड, ठीक है। जब भी कुछ चीज सीखते हैं तो इनका रिस्पॉन्ड स्लो होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे सीखते हैं। जब भी कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, तो उस पर चिंतन करते हैं और फिर वो सीखते हैं। इसलिए जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनका रिस्पॉन्स स्लो होगा, लेकिन क्या होगा, ये मिस्टेक कम करेंगे, लेस मिस्टेक्स, ठीक है। चिंतनशील हैं, कोई भी चीज है देखेंगे, समझेंगे, टाइम लगाएंगे, इसलिए रिस्पॉन्स स्लो होगा, लेकिन जो है ये लोग मिस्टेक कम करते हैं। और एक तरह के लर्नर होते हैं रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव लर्नर यानी जिसे हम कहेंगे आवेगशील, आवेगशील होते हैं। आवेगशील में क्या होगा, इनका क्विक रिस्पॉन्स रहेगा, या जिसे हम कहेंगे फास्ट रिस्पॉन्स रहेगा। आवेग में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करते हैं किसी भी चीज पे, तो एकदम फास्ट उनका कोई भी क्वेश्चन पूछे एकदम फास्ट रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये चूंकि चिंतन नहीं करते, बिना सोचे समझे एकदम फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, तो मिस्टेक्स जो है इनकी ज्यादा होगी, मोर मिस्टेक्स, बहुत और भी ज्यादा मिस्टेक होगी, ठीक है।
तो इस बेस पे दो तरह के लर्नर हो गए, इम्पल्सिव एंड रिफ्लेक्टिव। देखिए अभी तक मैंने कितने तरह के, एक तो पर्सनल एट्रीब्यूट्स के हिसाब से हमने इनको क्लासिफाइड किया है, जहां पर हमारे 6 तरह के पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं जिस हिसाब से वो क्लासिफाइड होते हैं: एज, एटीट्यूड, एडजस्टमेंट, एक्सपेक्टेशन, स्किल्स एंड मैकेनिकल डेक्स्टरिटी। और उसके बाद एक हमने किया है इम्पल्सिव एंड रिफ्लेक्टिव, फिर हमने एक किया है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, और फिर है जो हमारे क्लासरूम बेस्ड है उसमें है हमारा विजुअल और ऑडिटरी, देखकर सीखने वाले और सुनकर सीखने वाले। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा अपने लिसनिंग स्किल्स के बेस पर हम इसको कैसे क्लासिफाइड करते हैं। तो लिसनिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होते हैं हमारे एक्टिव एक्टिव लर्नर्स। ठीक है, सबसे पहले होते हैं हमारे एक्टिव लर्नर्स। ठीक है, एक्टिव लर्नर्स क्या होते हैं, वो सुनते हैं किसी पर्पस के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लिसनिंग विथ अ पर्पस, किसी ना किसी ये पर्पस के साथ या उद्देश्य के साथ वो सुनते हैं। दूसरे जो होते हैं लिसनिंग के लिए वो होते हैं एम्पैथेटिक एम्पैथिक। ठीक है, एम्पैथिक कौन होते हैं, ये जो पहले वाले थे वो तो किसी न किसी पर्पस के साथ सुनते हैं, और ये जो होते हैं ये सुनते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसे सुनने के साथ साथ समझते भी हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड। ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं लिसनिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। अब उसके बाद एक और जो होते हैं वो नेक्स्ट होते हैं थर्ड टाइप के, वो होते हैं इवेल्युएटिव। तो इवेल्युएटिव कौन होते हैं, इवेल्युएटिव वो होते हैं कि जब वो कोई भी चीज सुनते हैं तो साथ साथ उसको एवेल्यूट भी करते हैं कि वो कितना एक्यूरेट है, कितना मीनिंगफुल है, कितना सही है, और जो भी स्पीकर या जो भी टीचर कह रहा है, जो भी मैसेज दे रहा है, उसकी कितनी उपयोगिता है, उसका एवेल्यूशन भी करते हैं। तो क्या क्या एवेल्यूट करते हैं, एक्यूरेसी। ठीक है, यानी कि टीचर ने जो भी कह दिया उसको वापस वो एवेल्यूट करेंगे, जो कहा है वो कितना सही है। ठीक है, सही है, कितना मीनिंगफुल है और साथ ही साथ उसकी क्या यूटिलिटी है, एक्यूरेसी, यूटिलिटी एंड मीनिंगफुलनेस। ठीक है, अब जो लास्ट है फोर्थ, फोर्थ क्या है, ये और एक अलग ही तरह के हमारे लर्नर है, ये है एप्रिशिएटिव। ठीक है, एप्रिशिएटिव जो कि सुनते हैं, सीखते हैं फन के लिए। ठीक है, एंजॉय करने के लिए। ये जो लर्नर हैं ये सीखते हैं, किस लिए सीखते हैं, फन के लिए या एंजॉय करने के लिए, या उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट होता है उस चीज के साथ, तो वो होते हैं एप्रिशिएटिव लर्नर। तो ये लिसनिंग के हिसाब से कितने तरह के, 4 तरह के हमारे लर्नर हैं। एक तो है एक्टिव लर्नर, एक है एम्पैथिक लर्नर, एक है इवैल्यूएटिव लर्नर और एक है एप्रिशिएटिव लर्नर। एक्टिव लर्नर जो कि किसी पर्पस के साथ चीजों को सुनता है, एक्टिव पर्पसफुल लिसनिंग है। एम्पैथेटिक एम्पैथिक यानी कि लिसनिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एम्पैथिक यानी लिसनिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। थर्ड इज इवेल्यूएटिव यानी कि जब वो कुछ चीज सुनते हैं, जो भी उन्हें डिलीवर किया जा रहा है उसे इवेल्यूएट करते हैं कि वो कितना एक्यूरेट है, कितना मीनिंगफुल है और उसकी प्रैक्टिकली क्या यूटिलिटी है।
फोर्थ इज एप्रिशिएटिव, जो कि सीखते हैं सिर्फ फन के लिए या एंजॉय करने के लिए। अब नेक्स्ट जो है हमारा थिंकिंग स्टाइल्स के हिसाब से लर्नर की क्या विशेषताएं होती हैं, हम देखेंगे थिंकिंग स्टाइल के हिसाब से। तो फर्स्ट इसमें जो है वो है हमारा रिफ्लेक्टिव, ठीक है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी कि जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे पीछे भी बताया, रिफ्लेक्टिव का मतलब होगा हमारा आवेगशील, जो कि बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करता है। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के हिसाब से लर्नर जो है वो कैसा होगा, देखिए उसमें तीन चार बातें होंगी। सबसे पहली बात, एग्जामिन करेगा वो फीलिंग्स को, जो एग्जामिन खुद की उसकी जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। चूंकि ये आवेगशील है, ज्यादा चिंतन नहीं करता है, तो ऐसा लर्नर जो कि जो भी चीज सीख रहा है उसके साथ अपनी उसकी जो फीलिंग्स जुड़ी हैं उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, या फीलिंग्स को एग्जामिन करके फिर सीखता है, तो वो रिफ्लेक्टिव थिंकर होता है। उसके बाद जो भी नई इंफॉर्मेशन आती है, जो भी नया सब्जेक्ट है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे देखता है, उसके बाद उसे अपने पिछले एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करता है, और फिर वो देखता है कि अ, हमेशा पूछता है वाई दिस, ठीक है, जो भी चीज वो सीखेगा उसे अपने पिछले एक्सपीरियंसेस के साथ कोरिलेट करेगा, और फिर वो उसका ये रहता है कि ये ऐसा क्यों है, तो वो अपनी फीलिंग्स पिछले एक्सपीरियंस के साथ कोरिलेट करेगा, यानी कि अपनी फीलिंग्स के साथ फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है। तो है ऑलवेज आस्क व्हाई, ऑलवेज आस्क व्हाई, हमेशा पूछेगा क्यों। और थर्ड चीज, रिलेट विथ पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट तरह का जो थिंकिंग है ये है क्रिएटिव। क्रिएटिव थिंकर जो होते हैं, थिंकिंग स्टाइल के हिसाब से हम लर्नर्स को देख रहे हैं, तो क्रिएटिव थिंकर्स यानी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका वो सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, दे विल क्रिएट इट्स सॉल्यूशंस एंड शॉर्टकट्स प्रॉब्लम से निकलने का, या किसी भी चीज का कोई भी प्रॉब्लम उसका शॉर्टकट, तो ये है क्रिएटिव जो है, दे विल क्रिएट सॉल्यूशंस एंड शॉर्टकट, ठीक है। क्रिएटिव माइंड है तो कोई भी प्रॉब्लम, जैसे मैथमेटिक्स की अगर प्रॉब्लम है, कोई फॉर्मूला लर्न करना है तो आप उसके शॉर्टकट्स निकाल सकते हैं, कोई डेटा लर्न करने हैं उसके शॉर्टकट्स निकाल सकते हैं, तो ये सारी चीजें क्रिएटिव माइंड की बात होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है इनके साथ भी ये ऐसा ही है, दे ऑलवेज आस्क व्हाई, हमेशा ये अपने आप से पूछेंगे, या इस तरह के लर्नर हैं टीचर से पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है। उसके बाद जो है क्रिएटिव है, चूंकि क्रिएटिव है तो जो भी नई इंफॉर्मेशन है उसको वो पसंद करते हैं, और उसके साथ वो खेलना या उसके साथ कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना वो पसंद करते हैं किसी भी नई इंफॉर्मेशन के साथ। अब जो हमारे तीसरे तरह के हैं थिंकर, वो हैं प्रैक्टिकल थिंकर। हर चीज को, जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकली लाइफ में जो भी चीज सीखते हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब तक उसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर नहीं देखते वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। उसके बाद ये जो भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले they try to connect everything
with practical life। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज है उसकी तो सेकंड चीज में ये है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आपने ऐसे ही दे दी तो नहीं चलेगा, फैक्चुअल होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल थिंकर्स हैं। तो प्रैक्टिकल थिंकर से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसके साथ उसके एविडेंसेस होने चाहिए। अगर मैंने कह दिया कि गरीबी कम हो गई तो आपको उसके डेटा देने पड़ेंगे, पहले कितनी थी अब कितनी होगी, कहने का मतलब ये है। तो वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वही प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो है कोई भी, चूंकि प्रैक्टिकल थिंकर हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम है उसका सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम का सिंपलेस्ट सॉल्यूशन निकालने की वो कोशिश करते हैं। अब जो हमारे लास्ट बचे हैं, लास्ट हैं हमारे, इसको मैं यहाँ जगह नहीं है तो ऊपर लिख देती हूँ। द फोर्थ वन इज हमारे कॉन्सेप्चुअल थिंकर। कॉन्सेप्चुअल थिंकर, कॉन्सेप्चुअल थिंकर कौन होते हैं? वो होते हैं जो कि अ, हर चीज को कंसेप्ट के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी जो लेक्चर है, हमारे सिलेबस है, या जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसमें इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी वो उस चीज को कंसेप्ट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कोई भी नई इंफॉर्मेशन है उसको ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं। उसका एक बिग पिक्चर, एक बड़ा पिक्चर देखने के बाद, या कोई भी नई इंफॉर्मेशन है उसको कंसेप्ट के साथ कोरिलेट करने के बाद ही वो एक्सेप्ट करते हैं। और जो थर्ड चीज है वो मतलब ये चीज वो निकालने की कोशिश करते हैं कि फाइनल आउटकम तक नहीं पहुंचते हैं, मतलब कि चीजें कैसे होती है ये देखने की कोशिश करते हैं। यानी कंसेप्चुअल में क्या है कि कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देती हूँ। सबसे पहला है लर्न दी कॉन्सेप्ट, इवन इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, कॉन्सेप्ट को लर्न करने की कोशिश करते हैं, अगर वो उसमें सिलेबस में हमारे इंक्लूडेड नहीं है तो भी वो कॉन्सेप्ट को लर्न करने की कोशिश करते हैं। इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन ओनली आफ्टर सीइंग फैक्ट्स। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट करेंगे सिर्फ फैक्ट्स को जो है देखने के लिए, सिर्फ फैक्ट्स को देखने के बाद ही वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। एंड द थर्ड वन, सिर्फ जो है फाइनल आउटकम नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकली जो चीजें हैं वो कैसे काम करती है वो देखेंगे, हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है,
तो ये जो है ये थिंकिंग के हिसाब से हमारे 4 तरह के लर्नर्स हो गए, रिफ्लेक्टिव, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल एंड कंसेप्चुअल। तो रिफ्लेक्टिव जो हैं उनके लिए तो फीलिंग इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा आवेगशील हैं, हमेशा पूछते हैं क्यों और अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिव वर्कर जो होते हैं, सॉरी क्रिएटिव लर्नर जो होते हैं उनके साथ भी ऐसे ही है, हमेशा पूछते हैं, ऑलवेज आस्क व्हाई। कोई भी नई इंफॉर्मेशन है तो उसको लेते हैं और ऐसे ही नहीं लेते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन के साथ खेलना उन्हें पसंद होता है और कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी प्रॉब्लम है उसका कोई भी शॉर्टकट या कोई अच्छा सॉल्यूशन क्रिएट करना इन्हें अच्छा लगता है, ये क्रिएटिव लर्नर होते हैं। प्रैक्टिकल लर्नर वो होते हैं जो कि हर एक चीज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर है तो ही वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद जो है सॉल्यूशन जो है सिंपलेस्ट, किसी भी प्रॉब्लम का सिंपलेस्ट सॉल्यूशन इन्हें पसंद होता है। उसके बाद जो कंसेप्चुअल थिंकर हैं, कंसेप्चुअल थिंकर अ, किसी भी चीज को लर्न करते हैं, उसके कंसेप्ट को लर्न करते हैं और इवन अगर वो कंसेप्ट उस सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है या टॉपिक में इंक्लूडेड नहीं है तो भी वो उसे लर्न करने की, उसे सीखने की कोशिश करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कोई भी नई इंफॉर्मेशन है तो सिर्फ फैक्ट्स को देखने के बाद ही वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और वो ये आउटकम देखने की बजाय ये देखते हैं कि चीजें काम कैसे करती है, हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये सब मोटा मोटा देखने के बाद टोटल 10 तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लर्नर की, उसमें हम देखेंगे सिर्फ एडल्ट लर्नर। अब देखिए दो तरह के लर्नर है जो कि आपके नेट के सिलेबस में भी अलग से दे रखे हैं, एक तो है एडल्ट लर्नर और एक है एडोलसेंस। ठीक है, एक है एडल्ट लर्नर है और एक है एडोलेसेंस लर्नर्स। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। एडल्ट लर्नर तो जो है एडल्ट है, अब इंडिया में इसका एज थोड़ा ज्यादा होता है कि भाई 20 के बाद, 25 के बाद, 20 के बाद हम उसे एडल्ट मानेंगे या 16 के बाद एडल्ट मानेंगे। ठीक है, और जो एडोलेसेंस है जो कि हम जैसे हिंदी में कहेंगे कि जो कि अभी अपनी किशोरावस्था में है, इनिशियल स्टेज में है, वो लर्नर। इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हम देखेंगे एडल्ट लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनका क्या है, लाइफ का उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस भी है और नॉलेज भी है, जबकि एडोलेसेंस वर्क की केस में, एडोलेसेंस लर्नर के केस में ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लाइफ का नॉलेज नहीं है, तो वो चीज हमारी लर्निंग पे भी इफेक्ट डालती है। तो एक्सपीरियंस है तो हर चीज को आप उसी तरीके से देखेंगे, पहले के नॉलेज से आप उसे को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जबकि एडोलेसेंस लर्नर के केस में ऐसा होता है एकदम फ्रेश माइंड होता है। ठीक है, जो भी है वो पहली बार माइंड में जा रहा होता है। तो और उसके बाद एडल्ट लर्नर की जो स्टडी है वो सेल्फ डायरेक्टेड होती है, सेल्फ डायरेक्शन रहता है, वो इंडिविजुअल का सेल्फ डायरेक्शन या एडल्ट का सेल्फ डायरेक्शन रहता है। एडोलेसेंस के केस में क्या होता है, मैं यहाँ पे ये अलग से लिख देती हूँ इसका, ये क्या होता है, ये डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट होते हैं किस पे, या तो पेरेंट्स पे, अपने माता पिता के डिसीजन पे डिपेंडेंट होते हैं, उसका फर्क पड़ता है, इंस्टीट्यूशन का फर्क पड़ता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का फर्क पड़ता है, इनके खुद के इंटरेस्ट का भी फर्क पड़ता है और जो टीचर है, टीचर का भी फर्क पड़ता है, साथ ही साथ इनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनका भी, आसपास की इनकी जो सराउंडिंग्स होती है उसका भी फर्क पड़ता है। तो ये अपने किसी भी डिसीजन के लिए ये लोग सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होते हैं। अधिकतर ये पेरेंट्स खुद लेना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स की छत्र छाया में, यानी कि पेरेंट्स का रोल रहता है इनके एजुकेशन के डिसीजन में या लर्निंग के डिसीजन में। साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशन है, जो एडोलेसेंस है, जो लर्नर है, एडोलेसेंस लर्नर, उनका जो खुद का इंटरेस्ट है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। टीचर कैसा है, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद जो एडल्ट लर्नर है वो गोल ओरिएंटेड है और प्रैक्टिकल है, यानी कि कोई भी चीज, यानी कि मैं कहूँ कि एडल्ट लर्नर है, कहीं पर एडमिशन लेना है तो
उसका गोल डिसाइडेड है, बहुत उसको एक्सपीरियंस है लाइफ का। एक बार लाइन डिसाइड कर ली कि मार्केटिंग में जाना है, तो आगे की जो वो एजुकेशन है वो उसी फील्ड में उसी गोल को देखते हुए लेगा। ठीक है, यानी कि अगर जैसे डिसाइड कर लिया है कि कि हमें प्रोफेसर बनना है, हायर एजुकेशन की लाइन में जाना है, लेक्चरर बनना है, तो नेट क्लियर कर लिया लेक्चरर। आपकी कहीं जॉब लगी तो आगे की आपका जो एजुकेशन है, आपको पीएचडी करनी है या उसी में रिसर्च पेपर्स रिसर्च करनी है, तो उसी हिसाब से उसी ट्रैक पे आप चलेंगे। आपका गोल ओरिएंटेड है, प्रैक्टिकल है, आपको पता है यही एजुकेशन आपको फायदा करेगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि जाके कहीं मैं कुछ टेक्निकल एजुकेशन ले लूँ या कुछ और कर लूँ, ये नहीं होगा। तो गोल ओरिएंटेड रहता है और प्रैक्टिकल रहता है, जबकि एडोलेसेंस लर्नर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। वो उनका अभी स्ट्रीम उन्हें डिसाइड करना बाकी होता है, उनका क्या गोल है वो डिसाइड करना अभी उनका बाकी होता है। अब रिलेवेंस ओरिएंटेड रहता है इनका जो लर्निंग कंसेप्ट है, जो रिलेवेंट है वही चीज वो लर्न करते हैं। उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात भी होती है। ठीक है, एडल्ट है, अगर आप देखेंगे एडल्ट है तो वो जहाँ एजुकेशन ले रहे हैं तो वहां पर उनके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट भी बहुत मायने रखता है। आप उन्हें कोई स्कूल के बच्चे की तरह से डांट नहीं सकते, पनिश नहीं कर सकते, तो ये व्यवहार में फर्क रहता है। उसके बाद जो एडल्ट है वो रेसिस्टेंस टू चेंज होता है, उनका कोई भी परिवर्तन के लिए वो इतना जल्दी तैयार नहीं होते हैं, ये एज के साथ फर्क पड़ता है। जबकि जो किशोरावस्था में या एडोलेसेंस लर्नर के केस में वो बहुत जल्दी चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सीख लेते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, यहाँ पर अगर एडल्ट लर्नर है तो स्लो लर्निंग रहेगी, येट मोर इंटीग्रेटेड टू नॉलेज। ठीक है, धीरे सीखेंगे लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेटेड रहेंगे नॉलेज के लिए। जो हमारा एडोलेसेंस लर्नर है तो उसके केस में उनकी लर्निंग तो फास्ट रहेगी, लर्निंग फास्ट रहेगी लेकिन बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड नहीं रहेंगे। वो बहुत सारी चीजों को एक साथ देखना चाहेंगे। ठीक है, ये इसकी भी जानकारी चाहिए, उसकी भी जानकारी चाहिए। एक जो है एक प्रिसाइज डिसीजन का अधिकतर अभाव देखा जाता है। मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो एडल्ट लर्नर जो है उसका मोटिवेशन कुछ और होता है, अपनी नौकरी में तरक्की पाना। ठीक है, प्रमोशन पाना या और स्किल्स को एक्वायर करना, वो जिस फील्ड में है वहां पे उसे और स्किल्स को एक्वायर करना है, तो वो जो है वो क्या होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है। ठीक है, ये जो लर्निंग होता है ये सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उन्हें किसी ने कहा नहीं है एडल्ट को कि जाओ तुम्हें करना ही है, एडमिशन लेना ही है। ऐसा होता है कि चूंकि उसे उसके खुद के दिमाग में मोटिवेशन है कि मुझे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, इसलिए वो लर्निंग कर रहा होता है। जबकि एडोलेसेंस के केस में ऐसा नहीं होता, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता, वो फोर्सफुली भी होता है और इच्छा से भी हो सकता है, फोर्सफुली भी हो सकता है, कोई इनका सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद मल्टी लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एडल्ट्स के केस में, हमारी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफिस भी है और उसी के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। दैट मीन्स जो टाइम है वो एडल्ट्स को कम मिलेगा। जबकि एडोलेसेंस के केस में कोई भी मल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ऑफिस होता है ना फैमिली होती है। जो मेजर टाइम है वो उनका स्कूल में रहता है, मेजर टाइम पढ़ाई में रहता है, मेजर टाइम लर्निंग में रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एडल्ट लर्नर के केस में एक्सपेक्टेशंस लर्निंग की को लेकर बहुत ज्यादा हाई होती है। बहुत अपनी जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो भी लर्निंग कर रहे हैं, उससे कुछ बहुत ही ज्यादा वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं।